आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। और टॉपिक है हमारे पास विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का बेसिक मीनिंग हमारा क्या होता है? जो हमारी लेयर्स होती हैं, लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं, उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अब डिफरेंट हमारे टाइप के क्या है, फ्लूइड्स हैं डिफरेंट। कोई क्या है विस्कोसिटी कम है, किसी में ज्यादा है। जैसे वाटर है तो वाटर की लेयर के बीच फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, और जो आपका जो हनी है या कोई ऑयल है उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होता है। पता करने का तरीका क्या है कि अगर हमारा जो फ्लूइड है वो आसानी से फ्लो करता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या कम है। जो मुश्किल में फ्लो करता है, जैसे अगर आपने हनी को पोर कर दिया कहीं पे, तो हनी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसकी लेयर आगे बढ़ेगा तो लेयर के बीच फ्रिक्शन होगा, तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। यानी कि अगर एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वही विस्कोसिटी होता है। जब फ्लूइड हमारा मूव करता है आगे, तो जो इंटरनल फोर्स हैं जो कि है ना, जिनकी वजह से आपके लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, वही हमारे कॉज है विस्कोसिटी के। तो जैसे अगर आपका जैसे ये ग्राउंड, ये हमारा ये ग्राउंड है मान लीजिए, सही है, और इससे जो कनेक्टेड हमारी जैसे फ्लूइड की जो सरफेस है वो मतलब थोड़ा आगे बढ़ेगी। इससे ऊपर वाली आसानी से आगे बढ़ सकती है, इससे ऊपर वाली और आगे आसानी से बढ़ सकती है। ये जो ग्राउंड के टच में होगी वो आगे आसानी से नहीं मूव करेगी। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इस लेयर में और उस लेयर में मान लीजिए dx का डिस्टेंस है, डिस्टेंस dx है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सही है, और यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो इस लेयर की वेलोसिटी 0 है, इसकी मान लो v है और इसकी v प्लस dv है, थोड़ी ज़्यादा है। इनमें डिस्टेंस कितना है लेयर में, आपस में dx का डिस्टेंस है, इस तरीके से। ठीक है, तो इन लेयर के बीच में डिस्टेंस है dx का, वेलोसिटी में डिफरेंस है dv का, है ना। तो जो लेयर ऊपर होगी, जितनी फ्लूइड में जितनी ज़्यादा लेयर ऊपर होगी, जो फ्री सरफेस होगी वो सबसे तेजी से मूव करेगी, और जो फिक्स्ड सरफेस यानी ग्राउंड के पास होगी वो कम तेजी से मूव करेगी। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे है, तो अगर ये फ्लूइड आगे बह रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, पीछे के लिए होगा, सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा वो प्रोपोर्शनल किसके है, किसके है? हाँ, एक तो जितना ज्यादा फ्लूइड आगे तेजी से मूव करेगा dv/dx के प्रोपोर्शनल है, सही है। और ये जो हमारी लेयर्स है, ये लाइन दिख रही है, लाइंस नहीं होंगी, क्या होंगी, इनका कुछ एरिया होगा, सही है, इनका आपस में क्या होगा, एरिया होगा। क्योंकि लेयर्स है, लेयर्स क्या मतलब आपकी सर लेयर होगी मतलब एरिया होगी। तो जो ऊपर वाली लेयर है और ऊपर वाली लेयर है, सही है, तो अगर इन दो लेयर के बीच की बात कर रहे हैं तो इनका जो कॉमन एरिया होगा, सही है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर दो लेयर के बीच कॉमन एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। जैसे इमेजिन करो, जैसे कोई चीज है, दो ऑब्जेक्ट है, पतले पतले से तो उनमें फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, सही है। अगर उनकी लेयर में ज्यादा मतलब एरिया कॉमन है तो उनमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स है, ये आपके जो हमारी प्लेट्स हैं जो जिनके बीच फ्रिक्शन हो रहा है, तो वो उनके साथ में उनका एरिया के प्रोपोर्शनल भी होगा, सही, एरिया के प्रोपोर्शनल भी होगा। और जो बैक फ्रिक्शन फोर्स होगा, ये वेलोसिटी हमारी लेयर्स अगर आगे जा रही है dv/dx, सही है, और तुम्हारा फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड होगा, तो माइनस साइन के साथ होगा, अपोजिट। वेलोसिटी हमारी लेयर्स की इस डायरेक्शन में है तो बैकवर्ड फोर्स रिवर्स में होगा। तो इसको कंबाइंडली जो हम बोलते हैं F = -eta dv/dx, dv/dx। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ पे हमारा ईटा क्या है, कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा इज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिख सकते हैं सही। एरिया क्या है, ये क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट आपस में फ्रिक्शन कर रही है। ठीक है, और dv/dx का ये हमारे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है। वेलोसिटी भी हाँ डिस्टेंस के साथ जो भी रिलेशन होता है तो ग्रेडियंट कहते हैं, सही है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट विस्कोसिटी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो एफ हमारा क्या आया था, हमारा एफ =
माइनस ईटा ए डी वी ओवर डी एक्स, सही है। तो ये हमारा ईटा क्या कहलाएगा, ईटा हमारा आ गया यहाँ से एफ वाई ए, हाँ डी वी ओवर डी एक्स, जो कि रिवर्स में हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा एफ माइनस तो चल ही रहा है, सही है, डी एक्स वाई डी वी और ये एरिया, सही है। तो जो इसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट हमारी, एसआई यूनिट क्या कहलाएगी, यूनिट एसआई और सीजीएस दोनों ही हो सकती हैं। तो एसआई यूनिट हमारी क्या कहलाएगी, फोर्स के लिए न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस के लिए मीटर और डीवी मीटर पर सेकेंड, सही है। तो देखते क्या क्या कटेगा, एक ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, तो न्यूटन सेकेंड डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर, तो ये हमारी एक यूनिट बन गई, सही है। तो इसे पॉइजली बोलते हैं, सही है। ठीक है, और शॉर्टकट में इसका दूसरा नाम है डेकापॉइज, दोनों का मतलब एक ही है। और शॉर्टकट इसके लिए जो आपकी यूनिट बनी न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, ये पॉइजली एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पे है, या डेकापॉइज भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट क्या बनेगी, ठीक है। तो न्यूटन के लिए बस चेंज होगा हमारा डायन सेकेंड और सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। ये हमारी एक यूनिट बन गई, इसको पूरे को कंबाइन पॉइज बोलते हैं। डेका का मतलब 10 की पावर होता है, सही है। अगर कोई चीज 1 डेका है तो उसका मतलब 10 है वो। डेसी का मतलब 1/10 होता है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। डेसी का मतलब 1/10, हाँ डेसी छोटा, डेका डेसा डेका 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 हाँ 10, ठीक है। डेका के बाद में आपका किलो आता है, सही है, 10⁻3, फिर मेगा, फिर गीगा, सही है, हाँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसे पॉइज बोलेंगे। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई, बड़े नॉर्मल सा है, पॉइज लिया, डेका पॉइज। अब आप सब मत याद करिए, बाय डिफॉल्ट इसको याद करिए इतना बस। पहले सीजीएस से याद करिए, वो ऐसा यूनिट याद करिए, बाद में आप क्या कर सकते हैं उसे सीजीएस को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको पॉइजली या डेका पॉइज याद रहेगा तो आप याद, थोड़े दिनों बाद आपको महसूस होगा कि जो बच गया वो क्या था, पॉइज था। ऐसे याद करना, सब एक साथ करोगे बड़ा मुश्किल है, सब चीज कभी एक साथ याद नहीं करनी, ठीक है। इस तरीके से ही करनी है ना। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी बताइए, बताइए, हाँ बताइए डायमेंशन क्या होगी। तो यहाँ पे डायमेंशन हमारी बनी। तो न्यूटन के लिए आपका यानी फोर्स है, तो फोर्स बड़ा एम ए होता है, mL/T-2, ठीक है। और सेकंड के लिए टाइम है, और मीटर स्क्वायर के लिए L², ये आपका ए से कट जाएगा, सही है। mL-1 T-1, ये हमारी डायमेंशन आ गई, सही है। ये हमारी डायमेंशन भी आ चुकी है। ठीक है, नोट कर लिया आपने, पहले से नोट किया हुआ आपने क्या विशाल, ठीक है, ठीक है। 2 कलर के पेन यूज किया करो लेकिन, ठीक है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी का हो ही चुका है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा रह गया है, हाँ ठीक है, ठीक है, कर देते हैं, यहीं कर लेते हैं, रुकिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम टॉपिक करते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, एक ही लिक्विड कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड कॉलम, हमें पता है ρgh हमारा आंसर निकलता है, लेकिन आया कहां से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक लिक्विड का कॉलम है, ठीक है। ठीक है, इसमें हमारा मान लीजिए लिक्विड है, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है।
ये मान लीजिए एच हाइट है इसकी, ठीक है, और इसकी डेंसिटी रो है, और ग्रेविटी में रखा हुआ है जी ग्रेविटी में, ठीक है। ये हमने सिचुएशन कंसीडर कर ली, ठीक है। और इसका जो एरिया है इस सरफेस का, जो ऊपर वाली सरफेस है नीचे वाली सरफेस है, मान लीजिए इसका एरिया मान लीजिए ये है। अगर एम मास है, कंसीडर एम मास, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि हमारा कंसीडर जो मास इनसाइड दिस क्यूब जो हमने बनाया है, दिस क्यूब कैसा क्यूबाइड कर सकते हो, क्यूबाइड बोलो नॉर्मल अच्छा है, क्योंकि आप क्लियर नहीं कर सकते क्यूबाइड ही हो, क्यूब थोड़ी होगा कि अलग अलग भी हो सकते हैं, सही। क्यूबाइड जो भी है इज एम, ये एम मास है मान लीजिए इसके अंदर। तो नीचे को वेट कितना लगेगा, वेट कितना होगा, वेट हमारा कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना हो गया, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इक्वल टू एम इंटू जी। तो नीचे को एम इंटू जी लगेगा, सही है। और तो प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर क्या होता है, क्या, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। और फोर्स कौन सा, लिक्विड कॉलम ही ये फोर्स दे रहा है, कितना एम जी फोर्स आ रहा है ना, सरफेस पे एम जी तो है, वही तो लगा रहा है, तो एम जी फोर्स कितना हो जाएगा एम जी, एरिया कितना ए। अच्छा मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट, मास ऑफ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी कितनी रो और जी, नीचे ए से हमारा कट जाएगा, ठीक ठीक है, ए से कट जाएगा, तो हमारा रो जी एच, या एच ओ जी या रो जी एच हमारा बन गया। इतना प्रेशर एग्जर्ट होगा, क्योंकि लिक्विड कॉलम, कोई भी लिक्विड का कॉलम हो वो इतना प्रेशर एग्जर्ट करता है। ये एरिया के इंडिपेंडेंट है, एरिया के इंडिपेंडेंट है। अगर हमारा यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा लिक्विड कॉलम, एक तो ऐसा लिक्विड कॉलम है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक ये भी लिक्विड है, सही है, और एक इसमें भी लिक्विड है, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट मान लीजिए बराबर है, ये भी एच हाइट है और वो भी एच हाइट है, लिक्विड भी हमारा दोनों जगह सेम है, सही है, ग्रेविटी तो सेम होगी, सही है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा नीचे वाली सरफेस पे, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, बराबर होगा, क्यों, यही तो खास बात है, रो जी एच हमारा बराबर होगा, क्यों, ये दोनों का रो सेम है, जी सेम है और एच भी सेम है, सही। तो लिक्विड कॉलम का जो नीचे प्रेशर एग्जर्टेड होता है वो एरिया के क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एरिया के इंडिपेंडेंट। ये एरिया अलग अलग नहीं होगा, यहाँ पे चाहे बड़ा कॉलम हो चाहे छोटा कॉलम हो, वो लिक्विड की हाइट पे डिपेंड करेगा और डेंसिटी डिपेंड करेगा। अगर हाइट और डेंसिटी दो जगह बराबर है तो ग्रेविटी तो पहले ही बराबर है, सही है। तो हमारा प्रेशर क्या होगा, रो जी एच होगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी कोई भी लिक्विड हो, चाहे इसमें जैसे ये हमने बनाया, ये लिक्विड है इसमें मान लीजिए, सही है, ये हमारे डिजाइन का इसमें लिक्विड है, सही है। तो यहाँ पे अगर एच हाइट है तो यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो इसमें भी रो जी एच होगा, कितना रो जी एच। वो डिजाइन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिजाइन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डेंसिटी और हाइट पे डिपेंड कर रहा है, सही है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अधिका बीच में ही बोल देना, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं मैसेज देखता रहूंगा आपके। इसके आगे आता हमारा स्टोक्स लॉ, है ना। स्टोक्स लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं स्टोक्स लॉ हमारा क्या है। जैसे कोई एक बॉडी है हमारी, मान लीजिए कोई एक बॉल मान सकते हैं, ठीक है। ये हमारे मान लीजिए एक बॉल है, सही है, सॉलिड बॉल है, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, सही है, और ये किसी फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब मान लो एयर में है किसी में, मान लो तो ये हमारा ये फ्लूइड है, सही है, ये बाहर क्या फ्लूइड है। तो स्टोक्स ने एक लॉ दिया था कि कोई बॉडी अगर हमारी है वो अगर आगे को मूव करती है फ्लूइड में तो उसे पीछे को बैकवर्ड फोर्स कितना लगता है, सही है। अभी भी हमने पढ़ा बैकवर्ड फोर्स का फॉर्मूला, वहां पे भी पढ़ा था जो विस्कोसिटी उसमें टर्म में था, यहाँ पे भी एक है, सही है। दोनों में ही बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स की बात हुई थी। वहां पे जो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स उसमें टर्म में था कि लेयर के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे बॉल पे कितना बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, ये हमें प्रॉपर्ली दिखेगा, सही है, हम महसूस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये रिलेशन निकाला, उन्होंने कहा ये मतलब कि इट हैज बीन ऑब्जर्व कि कोई बॉल अगर आर रेडियस की है और किसी फ्लूइड में वो अवेलेबल है, मान लो फ्लूइड की डेंसिटी हमारी क्या है, मान लो ये हमारे ईटा है, सही है। तो अगर बॉल आगे जा रही है, वी वेलोसिटी से आगे जा रही है, तो इस पे बैकवर्ड, ये आगे जा रही है तो इसे बैकवर्ड
डायरेक्शन में फोर्स लगता है, बैकवर्ड ये जा रही है टुवर्ड्स राइट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट में एक फोर्स लगता है, सही है। तो जो बैकवर्ड फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल किसको होता है, इसको विस्कोसिटी की प्रोपोर्शनल होता है। सीधी सी बात, आप कभी एज्यूम करें, देखो आप अभी एयर में मूव करते हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर आप किसी डेंस उसमें मूव करेंगे, किसी लिक्विड में, जो आपका जो वाटर है, वाटर मूव करके देखो तो आप और मुश्किल लगेगा। हनी हो, मान इतना था हनी है, और आप उसमें दौड़ने की कोशिश करें तो और ज्यादा लगेगा। तो बैकवर्ड फोर्स जो लगता है वो हमारा विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फ्लूइड हमारा विस्कस है उतना ही ज्यादा बैकवर्ड फोर्स लगेगा, सही है। बैकवर्ड फोर्स हमारा डिपेंड करेगा कि उसका साइज क्या है। बड़ी साइज का कोई ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा फोर्स आगे बढ़ेगा, तो पीछे फोर्स ज्यादा लगेगा। छोटा है तो आसानी से बढ़ सकता है। इसी बेस पे तुम्हारे जो बुलेट है, बुलेट भी तो तेजी से मूव करती है कि साइज उसका छोटा होता है ना बुलेट। अच्छा, बुलेट का साइज आगे से पतला होता है तो इसलिए आगे मूव करती है। अगर बुलेट बड़ी सी होती, आगे चौड़ी होती, तो नहीं मूव कर सकती। नॉर्मल ट्रेन होती है, नॉर्मल ट्रेन के आगे का वैसा होता है। बुलेट ट्रेन वगैरह होती है ऐसे शेप में होती है। एरोप्लेन होती है वो आगे शेप में होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे ज्यादा, इसलिए मतलब तेजी से मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। तो जो बैकवर्ड फोर्स होगा तो साइज भी डिपेंड करेगा, और साइज हमारा रेडियस पे डिपेंड करता है, सही है। और जो बैकवर्ड फोर्स होता है वो वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, जितनी तेज मूव आगे करोगे उतना ही बैकवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगा। आपने कभी देखना है स्कूटी पे आप बैठे हो, रुके हो तो कम फोर्स लगेगा। आप लगी नहीं है, हवा चल रही है, हवा नॉर्मल मान लो इमेजिन करो हवा रुकी हुई है, तब की बात कर रहे हैं। रुके हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मूव करोगे तो पीछे फोर्स लगेगा। और तेज मूव करना आप तो और तेज लगेगा फोर्स। तो बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स हमारा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी होता है, सही है। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स हमारा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल भी होता है। चल रहा ना, ठीक है। तो ये कंबाइंड करके इन्होंने इसको आपका प्रॉपर डेरिवेशन ही करा देते। एक तरीका तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं एफ इक्वल्स टू ईटा आर बी प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन जो रियल तरीका है हमने इसमें सीखा था डायमेंशन फार्मूले में, तो वहां पे सीखा था कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल हो गया हमारा, मतलब कि प्रोपोर्शनल को हटा दें, इक्वल टू लगा दें, एक कांस्टेंट लगा दें के ईटा आर वी लगा दें, सही है। और ये क्या होता है, एग्जैक्ट तरीका है ये, बाद में एक्चुअली उसने बोला तो कि वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपको ये कैसे पता कि एग्जैक्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो सकता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो या कुछ हो, तो कैसे पता चलेगा। तो जो फॉर्म ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। तो उसको क्या होता है, ये हमें डायमेंशन फॉर्मूले से चेक किए जाते हैं, सही है। तो उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आपको पता नहीं है कि पावर क्या आएंगी, तो आप क्या करिए, इसके ऊपर एक के ऊपर लगा दो ए, एक के ऊपर लगा दो बी, एक के ऊपर सी, और एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, कि आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन रखिए, इसकी डायमेंशन, सबकी डायमेंशन रख दो और इक्वेट कर दो लेफ्ट और राइट को। जैसे फोर्स की डायमेंशन होती है हमारी एम एल टी माइनस टू, के कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ईटा की डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, अभी हमने निकाली थी, तो इसकी पावर ए, रेडियस का मतलब लेंथ है, इसकी पावर बी, और वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड, एल टी माइनस वन पावर सी। तो m की पावर जितनी नेट में, n की पावर यहाँ पे कितनी है 1, l की पावर कितनी 1, t की पावर माइनस टू। इधर जो m की पावर है, इधर ही m की पावर से ऐड कर दो, इक्वल कर दो, इक्वेट करना है। l की पावर को l की पावर से इक्वेट कर दो, t की पावर को t की पावर से इक्वेट कर दो। ये तरीका है ए बी सी की वैल्यू निकालने का, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। ये एग्जैक्ट तरीका डेरिवेशन है। तो देखो बहुत सिंपल सा ही करते हैं। तो m की पावर को इक्वेट करते हैं, m की पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पे m की पावर कितनी है, ये a सभी के ऊपर है, तो a m की पावर a है, यहाँ पे m कहीं है ही नहीं, तो a की बात निकली। l की पावर कितनी 1, और इधर l की पावर कितनी है, l की पावर माइनस a, l की पावर b प्लस b, और l की पावर प्लस c के विशाल, सही है। t की पावर इक्वेट करेंगे माइनस टू, t की पावर यहाँ पे माइनस टू, इधर कितनी है माइनस a और माइनस c। अब आप क्या करिए, तीन हमारी इक्वेशन बन चुकी है, आप चेक करिए इन्हें, सही है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है तो आप इनको चेक करिए। हाँ, ए की वैल्यू आ गई है 1, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ इसकी वैल्यू को आ चुकी है हमारी, तो उसको यहाँ पर ए की वैल्यू तो आ ही चुकी है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो करते देखिए माइनस टू, दूसरे पेंसिल लेते हैं जो ए की वैल्यू आ चुकी है उसको यहाँ पुट करते हैं, तो इक्वेशन ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इक्वेशन नंबर 3, सही है। तो जो वैल्यू आ चुकी है 1, ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो उसको 3 में पुट कर देते हैं। 3 में पुट करने पे क्या बनेगा, माइनस टू, एक माइनस ए की वैल्यू 1 है तो ये माइनस सी,
तो ये माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -2 तो -2 + 1 इक्वल्स टू -c। तो यहाँ -1 बनेगा, -c बचे कट जाएगा, c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सही है। अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है और इनको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट इन इक्वेशन 2, तो 1 इक्वल्स टू माइनस है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू हमें पता नहीं है और c की वैल्यू क्या 1, तो अब ये कट गया, b की वैल्यू भी 1 आ गई। a और b और c तीनों की वैल्यू बाई चांस हमारी 1 आ चुकी है। तो इनको फाइनली इसमें इक्वेशन पुट करते हैं, मेन इक्वेशन है। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ देखिए, तो हमारा ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, देखिए क्या बनेगी। तो f इक्वल्स टू k ईटा की पावर 1 r की पावर 1 v की पावर 1, कभी कभी 1 2 3 भी आ सकते हैं, जो ही नहीं हमेशा 1 1 आएगा, यहाँ पे ऐसा हुआ है। और ये जो k की वैल्यू है ये हमने किसी और तरीके से निकाली है। अगर हमें विस्कोसिटी फ्लूइड की पहले ही पता है, कई सारी चीज पता है और f पता है, तो हम k भी निकाल सकते हैं। मतलब बहुत एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं बहुत सारे, लेकिन है ठीक है। तो k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई, ये हमारे कोर्स में नहीं है, हाउ टू फाइंड, ये हमारे कोर्स में नहीं है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई और पता चला ये वैल्यू हमारी 6 है। तो f इक्वल्स टू क्या होगा 6 पाई ईटा r v, ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ चुका है। इसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। सही है, ये साइंटिस्ट स्टोक के नाम पे है, तो इसे कहते हैं स्टोक्स लॉ। नोट कर लीजिए आप भी, है सब आपने नोट कर लिया, चेक के बताइए। नोट हो गया आपका, चेक करिए, आधी बार नोट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी है ना, और तो सब हो चुका है ना, कुछ बचा नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं नेक्स्ट में। टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी से मीनिंग है, ठीक है, टर्मिनल का मतलब मैक्सिमम से होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्चुअली कंसीडर यहाँ पे कहना, मान लीजिए एक हमारे पास एक क्या फ्लूइड है, एक मान लीजिए फ्लूइड है, मान लीजिए हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, ये हमारे पास एक वेसल है और बहुत सारा फ्लूइड है, बहुत बड़ा पाइप है, मान लो ऐसा नहीं आप छोटे मत सोचा कि छोटा छोटा है, सही है, ठीक है। और फ्लूइड के यहाँ पे सरफेस पे हमने एक बॉल ले रखी है, एक बॉल ले रखी है जिसकी रेडियस मान लो r है, और फ्लूइड की जो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये हमारी ईटा है, सही है। और जो बॉल है, जो बॉल की डेंसिटी हमारी कितनी मान लीजिए रो दी इन्होंने, और फ्लूइड की डेंसिटी मान लो सिग्मा है, सही है। मैं लिख देता हूँ सारी चीजें। हमने एक बॉल कंसीडर करिए, कंसीडर अ बॉल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड डेंसिटी, खुद की डेंसिटी होनी चाहिए, डेंसिटी इज रो। आप सिग्मा भी ले सकते हैं या रो1 रो2 कुछ भी ले लो, मतलब एक बात, ये स्टैंडर्ड है जो डेरिवेशन है पर बुक में यही लिया हुआ है। आप सिग्मा लें या कुछ और, इसको सिग्मा लें उसको रो ले लें, तो उल्टा भी कर सकते हैं, तो आपको कोई ऐसा याद नहीं करना, ऐसा ही है, ठीक है। तुमने और मैं फ्लूइड को कंसीडर किया है, फ्लूइड हमने फ्लूइड ले रखा है या वाटर ले रखा है, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, फ्लूइड की विशाल बताइए, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा ले रखी है हमने,
बिल्कुल सही है सर, फ्लूइड की डेंसिटी इतनी है, ठीक है। और ये क्या है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हर फ्लूइड का एक विस्कोसिटी भी होगी कुछ ना कुछ उसकी, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये जैसे बॉल है, ये इस पे रखी है सरफेस पे यहाँ पे, और जैसे छोड़ेंगे तो ये नीचे को भागेगी। क्यों भागेगी? कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, कितना? m/g। अगर बॉल का मास क्या है? m है, और ग्रेविटी में रखी हुई तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स। और फोर्स क्या देता है? फोर्स देता है हमेशा एक्सेलरेशन। फोर्स से कभी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आती, बढ़ती रहेगी। अगर नेट फोर्स जीरो तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है, अदरवाइज फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन देता है। तो ये बॉडी आगे को बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। ये बॉडी आगे को बढ़ेगी तो इसी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें सिचुएशन क्या क्या होगा देखिए। ये बॉडी जो है, ये इसका वेट तो लग रहा है डाउनवर्ड, सही, बड़े ध्यान समझिए। इसका वेट क्या लग रहा है? डाउनवर्ड, m/g। ये चूंकि वेलोसिटी बॉडी वाइज आगे बढ़ रही है तो पीछे को लगेगा बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, है ना। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? जी की वैल्यू कितनी होगी स्टोक्स लॉ के हिसाब से? कितनी होगी बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स? कितना होगा स्टोक्स लॉ के हिसाब से? 6π/ρv, ठीक है। अगर हमारी जो बॉडी है v वेलोसिटी से आगे कर रही है, उसकी रेडियस r है और विस्कोसिटी फ्लूइड की ईटा है, तो उस पर लगेगा बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। ये क्या हमारा, लिख देता हूं मैं, बाद में इसकी वैल्यू देंगे। ये बैकवर्ड, बर्ड में शायद W आएगा ना, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा किसी फ्लूइड में रखा हुआ तो उस पर क्या लगेगा? एक बायोंसी फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? बायोंसी फोर्स। तो फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ठीक, इतनी सारी चीज लगेंगी, ठीक है। इसको दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तो बॉल जो हमारी है जो बॉल है, बॉल पे नीचे को लग रहा है हमारा mg, और ऊपर पे लग रहा है बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स यानी 6π/ρv, और यहाँ पे लग रहा है बायोंसी फोर्स। क्या लग रहा है? बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स क्या होता है? बायोंसी फोर्स क्या होता है? जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना वेट लगेगा ऊपर के लिए, सही है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, अभी हम FB से डिनोट कर दे रहे हैं, FB से डिनोट कर दे रहे हैं, बाकी हम आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चेंज होगा यहाँ पे? क्योंकि ये गिरेगा इस पे, ये तो नीचे को जा ही रही बॉडी, जब नीचे को जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती, जैसे ये ऑब्जेक्ट है छोड़ दूं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। देखो ना, अभी रुकी है, छोड़ूंगा तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ग्रेविटी इसको खींच रही है तो इसकी भी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो कौन सा फैक्टर है जो चेंज होगा इनमें से? ये हालांकि ये वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ये क्या चीज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो ये चीज चेंज होगी हमारी, सही है। तो स्टार्टिंग में ये ज्यादा होगा, पीछे वाले कम होंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा पीछे वाले भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बढ़ता रहेगा समय के साथ में। मान लो ये चीज, ये 10 है, मान लो ये 10 लग रहा है, ये मान लो 6 लग रहा है, 2 लग रहा है, तो 8 ही है, लेकिन धीरे धीरे ये फिर 8, ये कभी बढ़ेगा 8 हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ये आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे, तो बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा? 0, और नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जो वेलोसिटी अटेंड कर ली उसने वो उस वेलोसिटी पे ही मेंटेन करेगा, यानी ये ऐसे गिरेगा, स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, तेजी से ऐसे बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट हो, धीरे धीरे फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, है ना। क्योंकि ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर आपका चेंज होगा, सही है। विशाल बताइए, सही बात समझ आ रही है ना? प्रशांत, अदीब आप बताइए, बताइए बताइए। आवाज नहीं आ रही क्या आपको? क्यों? कमेंट डालिए ना, कमेंट। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा चेंज हो सकता है समय के साथ में, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन क्योंकि मास इनटू ग्रेविटी, ना तो मास चेंज होगा ना ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है। लेकिन यही फैक्टर हमारा चेंज होगा, ये वाला, सही है। तो एक समय ऐसा आएगा तो आगे वाले फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर हो जाएंगे, तो mg जो होगा वो
हाँ एफ बी प्लस 6 पाई ईटा आर बी के, हाँ आर बी के अच्छा बायोंसी फोर्स क्या होता है, देखिए बायोंसी फोर्स के बारे में देखते हैं, बताते हैं आपके लिए बायोंसी फोर्स क्या होता है, बड़े थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। बायोंसी फोर्स को आर्किमिडीज में बोला है, बायोंसी फोर्स होता कितना है, जो आपका बायोंसी फोर्स होगा ये क्या होगा, ये हमेशा तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है ना। कोई ऑब्जेक्ट कितना वेट को, वाटर को कितना कितना वाटर हटाया, उस वाटर का वेट कितना है, ये पॉइंट है, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है, सही है। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम के रूप में समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए जैसे ये एक पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट जैसे अंदर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो बॉल है जैसे अंदर जाएगी तो ये कितना वाटर हटाएगी, इतना वाटर हटाएगी, क्यों, है ना, बॉल जाएगी अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर हटाएगी, अपने वॉल्यूम के बराबर। अगर 1 लीटर की वाटर है, बॉटल खाली है मान लो, जैसे भी उसको वाटर में डाल दो तो वो कितना हटाएगी, अपने वॉल्यूम के बराबर। कोई भी हम नहीं अगर वाटर के अंदर चले आएंगे, अगर डिप हो जाएंगे तो हम कितना वॉल्यूम हटाएंगे, जितना हमारा बॉडी का वॉल्यूम है। हमें वैसे वॉल्यूम अपना मेजरमेंट करना बड़ा कठिन काम है। अगर आपसे कहा जाए अपना वॉल्यूम बताओ कितना है तो बड़ा कठिन काम है। आप बॉडी के आपने किसी फ्लूइड को भर दिया पूरा यहाँ तक और उसके अंदर चले गए, तो जितना फ्लूइड बाहर गिर गया उसका वॉल्यूम मेजरमेंट कर लो तो हमारी बॉडी का वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। तो आर्किमिडीज ने ऐसे ही किया था कुछ। कुल मिला के बॉडी जब अंदर जाएगी तो इतना वॉल्यूम हटाएगी फ्लूइड का, तो इसका जो भी मास, इसका जो भी वेट बनेगा उतना ही अपथ्रस्ट ऊपर को लगेगा, उतना ही अपथ्रस्ट ऊपर को लगेगा। तो अपथ्रस्ट हमेशा क्या होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, सही है। और वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बॉडी कितना वॉल्यूम हटाएगी, 4/3 पाई आर क्यू, है ना। आर में छोटा बनाया बड़ा बनाया, वहां पे छोटा 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 ही बनाना है, बंदर वाला आर, सही है। ये इतना वॉल्यूम और डेंसिटी वाटर की, वाटर को उठाए तो वाटर की मास लगाना है तो वाटर का ही आपको डेंसिटी लगानी पड़ेगी। वाटर डेंसिटी कितनी हमने ली थी, यहाँ पे रो ले रखी है, सही है, रो। इतना हमारा बायोंसी फोर्स लगे, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। और अच्छा mg कितना होगा बॉल का, m इंटू जी कितना होगा, वही मास इंटू ग्रेविटी, मास का वॉल्यूम टू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो आपका यही होगा 4/3 पाई आर क्यू। और डेंसिटी किसकी, बॉल का मास निकाल है तो बॉल का मास निकाला तो बॉल की डेंसिटी चाहिए जो कि सिग्मा होगी। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन बस आंसर आ जाएगा। 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी इक्वल्स टू बायोंसी फोर्स हमारा ये है 4/3 पाई आर क्यू रो जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। बस ये हमारी इक्वेशन है, बस लॉजिक वही था, सिंपल। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, बायोंसी फोर्स और नीचे वेट। और जैसे बॉडी वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक ऐसा फैक्टर है जो ऊपर वाला बढ़ने लगेगा, एक समय ऐसा आएगा आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए तो ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी निकाल देते हैं, सही है। ये हमारा यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू ये निकालनी, बस एनी हाउ निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं, इसको करेंगे देखो 6 पाई ईटा आर बी, ये उधर का रहने देंगे, ये जो सेक्शन इधर चला आएगा तो हमारा कितना कॉमन आएगा, 4/3 पाई आर क्यू, हाँ रो माइनस सिग्मा और जी, ठीक है। यहाँ से कुछ वैल्यू कटेंगी हमारी, तो ये आपका पाई से पाई कटेगा और 2 से कटे, ठीक है। और एक आर से हमारा एक कटे तो ट्वाइस रहेगा, सही है। तो हमारा वी क्या आ गया यहाँ पे, तो हमारा वी बनेगा, देखिए तो वी हमारा आ गया, ये 3 नीचे आएगा तो 2/9 आर का स्क्वायर सिग्मा माइनस रो जी अपॉन ईटा। तो ये वेलोसिटी आ गई, इस वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी नोन है टर्मिनल वेलोसिटी। तो वीटी से डिनोट करेंगे, वीटी सफिक्स में रहेगा, आप वी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, आप बताना पड़ेगा आपको। तो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई।
ठीक है। तो ये वेलोसिटी, दिस मैक्सिमम वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ तो अदीबा कोई कंफ्यूजन? तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब क्या चक्कर है, क्या वजह हो सकती है? हाँ एक लाइव में वो तो बस रखा हुआ ना, वो तो फोन को तुम ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी लाइव में नहीं दिखाएगा। आवाज नहीं आ रही है? बोल रहा हूँ ना, नहीं कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ। कोई नहीं है लाइव। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर देखिए ये दोनों डेंसिटी हमारी बराबर हैं किसी वजह से, है ना, जो बॉल की डेंसिटी हमारे लिक्विड के बराबर अगर हो जाए तो क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी, जीरो, है ना। अगर बॉल की डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है तो टर्मिनल वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर इसका उल्टा हो जाए, बॉल की डेंसिटी कम है, हल्की बॉल की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी निगेटिव आ जाएगी, यानी ऊपर के लिए, पॉजिटिव नीचे के लिए और नेगेटिव वाला ऊपर के लिए। तो इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए ये हमारा जो लिक्विड मान लीजिए इसमें है, ध्यान दीजिए, हमारी बॉल है, बॉल ने इतना लिक्विड हटाया, कितना हटाया, इतना, अपने बराबर। अब यहाँ पे कई सिचुएशन बन सकती हैं, अगर वॉल का मास ज्यादा है यहाँ पे, सही है, ये तो m/g तो लगेगा ही लगेगा, सही है, ये अपथर्स्ट लगेगा, अपथर्स्ट, यानी कि वेट ऑफ, ये वो कौन सा लिक्विड है, डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है, ठीक है। अब बॉल का अगर मास वेट ज्यादा है और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कम है तो बॉल हमेशा नीचे जाएगी। अगर मान लो दोनों का वेट बराबर है, दोनों का वेट बराबर कब हो सकता है, वेट किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ही, तो डेंसिटी डिपेंड करेगा, यानी वाटर में वाटर का ही एक पीस कंसीडर करो, वाटर में वाटर की वॉल कंसीडर कर लो, तो दोनों डेंसिटी बराबर होगी, वॉल्यूम भी बराबर होगा, सही है, तो डेंसिटी बराबर होगी, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो वो रुका रहेगा। कुल मिला के जिस बॉडी ने वाटर को डिस्प्लेस किया है, अगर उसका वेट डिस्प्लेस लिक्विड से ज्यादा है, ये ज्यादा है डिस्प्लेस लिक्विड से, तो नीचे आएगा। अगर डिस्प्लेस लिक्विड तो ज्यादा है लेकिन बॉल का जो मास कम है, ऐसा कब हो सकता है, जैसे मान लो एक फुटबॉल है, ये ब्लैंक बॉल आपकी जो खेलते हैं, बिल्कुल खाली बॉल अंदर से, थर्माकोल की बॉल, कोई भी ऐसी जो ब्लैंक है, आपने उसको डिप कर दिया तो उसने वॉल्यूम तो ज्यादा हटा दिया, तो डिस्प्ले लिक्विड तो ज्यादा हट गया, तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन उसका वेट, उसका मास कम है तो नीचे को कम लगेगा। मान लो खाली बॉल है, उसने आपको डिप कर दिया तो उसने डिस्प्ले लिक्विड तो हटा दिया, तो ये तो उतना हट रहा है, लेकिन इसका चूंकि अपना मास कम है तो वेट भी कम होगा, तो बॉल ऊपर को जाएगी। अगर दोनों की डेंसिटी बराबर होगी, डिस्प्लेस लिक्विड और डिस्प्लेस लिक्विड भी उतना ही है जितना बॉल का मास है, ठीक है, तो जीरो होगा। यानी कि बॉल, अगर वाटर की बॉल कंसीडर करोगे तो डिस्प्लेस वेलोसिटी जीरो, वाटर से ज्यादा डेंसिटी की बॉल कंसीडर करोगे तो नीचे आएगी, वाटर से लेस डेंसिटी की बॉल कंसीडर करोगे तो ऊपर जाएगी। काफी हद तक तो डेंसिटी डिपेंड है, और बाकी दूसरे तरीके से समझना चाहे तो हर वो चीज फ्लोट करेगी जो डिस्प्लेस लिक्विड को ज्यादा हटा दे, लिक्विड को ज्यादा हटा दे और उसका खुद का मास कम हो, ज्यादा हटाए या अपना खुद का मास कम हो, तो वो आपस में क्या होगी, वो चीज फ्लोट करेगी। तो सिंपल सी बात है, वो चीज फ्लोट करेगी, नहीं तो वो डूब जाएगी। तो बड़ा सिंपल तरीका ऐसे कह सकते हो, कोई आदमी, खर्चा हमेशा कमाने से कम होना चाहिए, कमाओ ज्यादा खर्चा कम करो तो तैरते रहोगे, अब तुम खर्चा तो कर रहे हो ज्यादा और कमा रहे हो कम तो डूब जाओगे। तो ये काफी हद तक है।
तो ये जो वेट डिस्प्लेस लिक्विड ज्यादा करो, डिस्प्लेस ज्यादा करो और अपना मास कम करो, ज्यादा हटाओ। जैसे अब बिस्लेरी की बोतल होती पानी वाली, ब्लैंक आपने वाटर में डिप कर दोगे तो उसने वो डूबेगी नहीं। अगर ब्लैंक है तो खाली है, तो अब डिप करोगे कि वाटर तो हटा दिया उसने, बिस्लेरी की बोतल इतना पानी है, इतना वॉल्यूम आपका हटा देगी, सही है। जो भी उसके जो भी डिजाइनिंग होगी, इतना वाटर हटा दिया उसने, ये सारा वाटर हटा दिया उसने, सही है। ये जितना वाटर आपका हटा दिया उसने बिस्लेरी की बोतल ने, सही है। देखिए इसका खुद का मास कितना है, एम इंटू जी बहुत कम है और डिस्प्लेस लिक्विड बहुत ज्यादा है, इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो इसको यहीं फिनिश करते हैं, सही है।